मैं अरुण कुमार, अध्यापक नगर पालिका इंटर कॉलेज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जनपद चंदौली। प्रिय छात्रों, आज मैं नागरिक शास्त्र विषय के प्रथम अध्याय संविधान क्यों और कैसे का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, संविधान क्यों और कैसे का अध्ययन करने से पहले एक कदम पीछे जाकर के एक प्रश्न और करना है आपको कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? प्रश्नों की क्रमबद्धता, किसी भी अवधारणा को समझने के लिए जो प्रश्नों की क्रमबद्धता है वो है क्या है, क्यों है और कैसे है। तो अब आपका प्रश्न ये है कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसे कहते हैं। तो विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को देखेंगे और संविधान के सिद्धांत और व्यवहार के आधार पर अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे तो संविधान आधारभूत नियमों का वह संग्रह है जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों की शक्तियों तथा उनके पारस्परिक संबंधों का निर्धारण तथा साथ ही साथ सरकार एवं राज्य तथा नागरिकों के बीच संबंधों की व्याख्या की जाती है। इस प्रकार संविधान मूल तत्व क्या क्या रखता है। पहली चीज कि संविधान एक सर्वोच्च कानूनी अभिलेख है। दूसरी चीज है कि संविधान सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनके गठन का, उनकी शक्तियों का, उनके कार्यों का उल्लेख करता है। साथ ही साथ नागरिक तथा राज्य एवं सरकार के बीच में कैसे संबंध है, अर्थात दूसरे शब्दों में नागरिकों के क्या अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों के कर्तव्य क्या क्या हैं, तथा साथ ही साथ राज्य के और सरकार के अपने क्या क्या कर्तव्य हैं, उनके नागरिकों के प्रति क्या दायित्व हैं, इत्यादि इत्यादि। तो अब आपने देखा कि संविधान क्या है। आप इसको नोट करिए, ध्यान रखिए, इसको याद करिए, समझिए। याद करने से ज्यादा जरूरी है समझने की कि संविधान क्या हो गया। आधारभूत नियमों का एक संग्रह है जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों तथा उनके बीच जो पारस्परिक संबंध है उसका निर्धारण करते हुए सरकार एवं राज्य तथा नागरिकों के बीच संबंधों की क्या करता है, व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि संविधान क्यों जरूरी है। अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता संविधान। अब दूसरा प्रश्न आपका है, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि संविधान क्यों जरूरी है। तो संविधान क्यों जरूरी है, तो पहला पॉइंट आप ये ले सकते हैं कि अगर संविधान रहता है तो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था में क्या होता है, निश्चितता होती है, वो निश्चित होता है, क्योंकि संविधान के द्वारा शासन के विभिन्न अंगों का निर्धारण कर दिया जाता है, शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। तो एक निश्चितता की स्थिति, एक निश्चित सर्टेन स्थिति आ जाती है। दूसरी चीज है कि संविधान की वजह से कोई भी राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता पाई जाती है। स्थिरता इसलिए पाई जाती है क्योंकि संविधान के द्वारा स्पष्ट उल्लेख होने की वजह से उसमें अराजकता नहीं हो सकती, उसमें स्थिरता होती है। पहली चीज माने क्या है, संविधान क्यों जरूरी है, तो पहली चीज कि राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता एवं निश्चितता
निश्चितता पाई जाती है। दूसरी चीज यह है कि संविधान इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सरकार के विभिन्न अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनकी शक्तियों का, उनके कार्यों का, उनका गठन कैसे होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है। इसलिए संविधान जरूरी है। तीसरी चीज, मैंने दूसरी पॉइंट क्या थी, हमने क्या बताया आपको कि इसमें सरकार के विभिन्न अंगों के शक्तियों का निर्धारण, सरकार के विभिन्न अंगों के शक्तियों का निर्धारण। तीसरा पॉइंट, तीसरी बात आप ले सकते हैं कि क्यों संविधान जरूरी है। तो यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार एवं राज्य तथा नागरिकों के बीच जो संबंध है उसका निर्धारण करता है कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, उनके कर्तव्य क्या क्या हैं, तथा सरकार की क्या क्या सीमाएं हैं। चौथी बात, तीसरी बात हमने क्या बताया कि इसमें राज्य एवं सरकार तथा नागरिकों के संबंधों का निर्धारण, संबंधों का निर्धारण संविधान के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, इसलिए संविधान जरूरी है। अब आपको थोड़ा सा ये राज्य शब्द की परिभाषा थोड़ा सा हम आपको डिफाइन कर दें। अक्सर आप राज्य का मतलब प्रांत से लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, लेकिन राजनीतिक भाषा में जो राज्य शब्द का अर्थ है वो व्यापक है। वो राष्ट्र राज्य मतलब होता है उसका। राष्ट्र राज्य के मतलब राज्य के 4 तत्व होते हैं। आप खंड ख में पढ़ेंगे इसको कि राज्य के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। तो राज्य इन 4 मूलभूत तत्वों को रखता है: संप्रभुता, सरकार, जनसंख्या और निश्चित भूभाग। तो राज्य को आप राष्ट्र राज्य से मानिएगा, प्रांतों की यहां बात नहीं हो रही है। चौथी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संविधान क्यों जरूरी है। चौथी बात क्या ले सकते हैं आप? चौथी बात में यह आएगा आपका कि संविधान एक सामाजिक परिवर्तन का साधन भी है। कैसे? अपने अगर देश के संदर्भ में देखें भारतीय संविधान, तो आप देखते हैं कि भारतीय संविधान यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं को, जैसे पंचायती राज में नगर पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जातियों जनजातियों को सरकारी सेवाओं तथा विधायिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया गया ताकि उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण हो सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान क्या है? संविधान एक सामाजिक संविधान सामाजिक परिवर्तन का क्या है? साधन है। और पांचवी बात ये ले सकते हैं कि संविधान से सीमित शासन होता है। क्यों होता है? क्योंकि संविधान जो है संविधानवाद से जुड़ा है। संविधानवाद का मतलब है कि जब शासन संविधान के अनुरूप चल रहा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हिटलर के समय में संविधान तो था लेकिन संविधानवाद नहीं था, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा ही संविधानवाद थी। लेकिन जब संविधान के अनुरूप शासन प्रणाली चलती है
तब उसको माना जाता है कि वो संविधानवाद है, जिससे सीमित शासन प्रणाली स्थापित होती है। तो संविधान का अगला पॉइंट क्यों जरूरी है, क्यों महत्व रखता है? क्योंकि इससे क्या होता है, सीमित शासन स्थापित होता है। इस प्रकार हमने 2 प्रश्नों का उत्तर ढूंढा। प्रिय छात्रों, हमने ये देखा अब तक कि संविधान क्या है और संविधान क्यों जरूरी है। संविधान क्या है और संविधान क्यों जरूरी है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि संविधान कैसे अस्तित्व में आता है, यानी संविधान का निर्माण कैसे होता है। तो भारतीय संदर्भ में बात करेंगे तो भारत के संविधान का निर्माण, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। थोड़ा सा इसके लिए हम ज़्यादा नहीं पीछे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड में जाएंगे। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश का संविधान विदेशी शासन की देन नहीं, वरन हम भारतीयों के इच्छाओं के अनुरूप होगा। महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा संविधान किसी विदेशी शासन की देन नहीं, वरन क्या होगा, हमारे यानी हम भारतीयों की इच्छाओं के अनुरूप होगा। आप प्रिय छात्रों, आप जानते हैं कि लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों ने ब्रिटिश संसद के माध्यम से भारत का शासन चलाया था, लेकिन जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ तो भारतीयों ने भी अपने संविधान की मांग करने लगी, संविधान सभा की मांग करने लगी। इसके लिए महात्मा गांधी, साम्यवादी एक चिंतक है एम एन राव, उन्होंने भी संविधान सभा की मांग की। तो इस रिफरेंस में, इस संदर्भ में संवैधानिक सुधार के अध्ययन के लिए 1928 में साइमन कमीशन आया, लेकिन साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया, क्योंकि उस कमीशन में, उस आयोग में, साइमन आयोग में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। उस विरोध की प्रतिक्रिया करते हुए तत्कालीन वायसराय ने कहा कि तुम भारतीयों में क्षमता नहीं है कि तुम अपना संविधान बना सको। इस चुनौती को पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया और सर्वदलीय सम्मेलन बुला करके 1928 में पहली बार ही मोतीलाल नेहरू ने एक संविधान बना करके अंग्रेजों को दिखा दिया था। लेकिन संविधान, जो भारत का वर्तमान संविधान है, उसका जो मूल आधार है वो कैबिनेट मिशन योजना है। वो क्या है? कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन योजना कब आया भारत? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को आया। इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लेबर पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी के उम्मीदवार एटली विजयी हुए और उन्होंने कहा कि हम 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इसी संदर्भ में कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन योजना ने क्या किया? भारत के राजनीतिक दलों से, अन्य समूहों से विचार विमर्श करते हुए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें 3 बातें थी: अंतरिम सरकार का गठन, संविधान सभा का गठन तथा संघ राज्यों की परिचर्चा की गई थी उस प्रस्ताव में। इसी प्रस्ताव के आधार पर, यानी कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया।
भारतीय संविधान सभा का संविधान सभा। अब आपको समझ थोड़ा सा ये संविधान सभा के विषय में थोड़ा सा आपकी जिज्ञासा आ रही होगी कि ये सभा क्या है। तो आप जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी स्थान पर किसी चीज का निर्माण करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? सभा। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का क्या किया गया? गठन का प्रस्ताव किया गया। इस प्रस्ताव में मुख्य बातें क्या क्या थी इसको समझ लीजिए आप। मुख्य बातें क्या क्या थी इसमें कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। कितने होंगे सदस्य? 389 सदस्य, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से। कहां से? ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांतों से तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से। कहां से? देशी रियासतों से। और 4 सदस्य कहां से? चीफ कमिश्नर से मनोनीत किए जाएंगे। यानी 389 सदस्यों में 292 ब्रिटिश राज्यों से। ब्रिटिश राज्यों का मतलब ये हुआ कि जहां जिन राज्यों में ब्रिटेन सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का यानी अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष शासन था, वहां से 292 सदस्य चुने जाएंगे। 93 जो सदस्य हैं संविधान सभा के वो देशी रियासतों से। देशी रियासतों का मतलब ये है कि अप्रत्यक्ष रूप से इस पर अंग्रेज शासन करते थे। वहां से कितने? 93 और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पे प्रशासक नियुक्त किए गए थे जिसको चीफ कमिश्नर कहा जाता था। तो वहां से 4 सदस्य। टोटल कितने हो गए? 4 3 7 2 9 और इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18 और 2 1 3 389 सदस्य। अर्थात संविधान सभा का जो गठन होगा वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर कितने सदस्यों का होगा? 389 सदस्यों का। अब 389 सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, इसके लिए क्या प्रस्ताव था? तो दूसरा पॉइंट था कैबिनेट मिशन योजना में कि इन 10 लाख की जनसंख्या 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। तीसरी बात ये थी कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अप्रत्यक्ष रूप से होगा, इनडायरेक्टली। प्रत्यक्ष मतलब जनता के द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित न होकर के जो राज्य विधायिकाएं थी उनके प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होना था। चौथी बात थी कि संविधान सभा में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई, जिसमें मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, इनके लिए स्थान जो है आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव का परिणाम थी। अब चलते हैं कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण कैसे शुरू किया। अभी तक आपने देखा कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हो गया। होने के बाद अब भारतीय संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करने के लिए प्रक्रिया क्या अपनाई, कैसे शुरुआत की। तो संविधान सभा के सदस्यों का जब निर्वाचन हो गया तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर
इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को। प्रिय छात्रों, इस चीज को नोट करिएगा। कभी कभी ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 4 विकल्प मान लीजिए आपके सामने दे दिया गया। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1947 या 15 अगस्त 1947। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो आप सही कर लेंगे इसको। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। यहाँ से शुरुआत होती है भारतीय संविधान के निर्माण की। तो आप जानते हैं कि किसी भी सभा को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। तो इस 9 दिसंबर जब 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिसको आप इंग्लिश में प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया सच्चिदानंद सिन्हा को। ये 2 दिन तक संविधान सभा की अध्यक्षता की है, अर्थात 9 दिसंबर और 10 दिसंबर। 11 दिसंबर को क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। तो इस पर ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्रों। क्या कभी कभी प्रश्न को कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो जब अस्थायी अध्यक्ष पूछेंगे तो आप उत्तर देंगे सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछेंगे तो आप उत्तर देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संविधान सभा की पहली बैठक हो गई। दूसरी बात कि इसका अस्थायी अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष, इनकी चर्चा हो गई। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे 13 दिसंबर 1946 भी बड़ा महत्वपूर्ण तिथि है। 13 दिसंबर 1946 बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा। काफी विचार विमर्श के बाद इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको मान लिया। और जो वर्तमान इस समय संविधान का प्रस्तावना आप देखते हैं, यही उद्देश्य प्रस्तावना जो पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी वो भारतीय संविधान के प्रस्तावना का अंग बना। ठीक है। अब आगे चर्चा करते हैं कि संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का निर्माण किया गया था। कितनी समितियों का निर्माण किया गया था? 22 समितियों का, 22 कमेटीज, 22 समितियों का निर्माण किया गया। इन समितियों को 2 प्रकार में कैटेगराइज किया गया। एक प्रक्रिया समिति थी, प्रक्रिया यानी भारतीय संविधान की जो प्रक्रिया है उससे रिलेटेड, उससे संबंधित समिति थी, और दूसरा विषयगत समिति थी। तो 22 समितियों को 2 प्रकार में कैटेगराइज किया गया, प्रक्रिया समिति और विषयगत समिति। विषयगत समिति में जैसे मूल अधिकार संबंधी समिति, संघ समिति, प्रारूप समिति इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसमें जो प्रारूप समिति थी बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी। प्रारूप समिति का मतलब ये था
प्रारूप समिति का कार्य ये था कि भारतीय संविधान का प्रारूप कैसे होगा, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाएगी, उसके प्राविधानों की ड्राफ्टिंग कैसे होगी, इसके लिए प्रारूप समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य, कुल मिलाकर के 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति का गठन किया गया और यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी और डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष बने और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब कभी कभी प्रश्न इस पर बन जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। कभी कभी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो छात्र इसमें प्रायः कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए विकल्प के रूप में आ गया, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कर देते हैं। तो अगर संविधान सभा के अध्यक्ष की चर्चा अगर आपसे पूछा जा रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर प्रारूप समिति का पूछा जा रहा है तो डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है प्रिय छात्रों, हमने देखा कि प्रारूप समिति के चेयरपर्सन डॉक्टर अंबेडकर थे। इन्होंने अपना निर्माण कार्य जब शुरू किया, इसके बाद भारतीय संविधान लगातार कार्य करते हुए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन करके तैयार हुआ। हम वीडियो के अगले भाग में, नेक्स्ट वीडियो में आपको संविधान का दर्शन क्या है उसके विषय में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से, इस अध्याय से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस अध्याय का उद्देश्य ही यह है कि भारतीय संविधान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करके आप भी एक जागरूक नैतिक नागरिक बने और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।